राजेश कुमार शर्मा का अद्भुत अनुभव प्रेम परिवार और मोरक्को में अप्रत्याशित पितृत्व की कहानी। राजेश कुमार शर्मा ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की। उन्होंने युवावस्था में दिल्ली में एक छोटे व्यवसाय से शुरुआत की, कदम दर कदम आगे बढ़े, धीरे-धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार किया और अंततः एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध उद्यमी बन गए। जब तक वे लगभग 60 वर्ष के नहीं हो गए, तब तक उनका जीवन सुचारू और प्रगतिशील लगता था। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ उन्हें एक खालीपन महसूस होने लगा और वे जीवन में कुछ नयापन चाहते थे। फिर एक दिन नए वैश्विक बाजार अवसरों की तलाश में राजेश कुमार शर्मा उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को गए। वहां की विदेशी शैली और संस्कृति ने उन्हें गहराई से आकर्षित किया और उन्होंने पहले कभी महसूस न किया गया उत्साह महसूस किया, मानो उनके जीवन का दूसरा अध्याय खुलने वाला था। वहीं उनकी मुलाकात 6 विभिन्न मोरक्को महिलाओं से हुई, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अनूठा आकर्षण था। इन मुलाकातों ने उनके भीतर के भूले हुए जुनून और प्रेम को फिर से जगा दिया। प्रत्येक महिला की एक अनूठी पृष्ठभूमि और आकर्षण था, जिसने राजेश कुमार शर्मा के भीतर नई ऊर्जा भर दी। समय के साथ एक अप्रत्याशित आश्चर्य उनके जीवन में आया, गर्भावस्था। इस घटना ने एक विशाल श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसने पूर्वी भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों, उम्र और सामाजिक परंपराओं को झकझोर दिया। हालांकि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर विकसित हुई यह अपरंपरागत प्रेम कहानी एक दूसरे के घावों को भरने और परिवार के अर्थ को फिर से परिभाषित करने का एक मार्मिक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसा नाटक जो सांसारिक मानकों से परे प्रेम से उपजा है, विविधता और साहस की संभावनाओं को गले लगाता है। अब मंच पर है ज्ञान का झरना। सदस्यता लें। 60 वर्ष से अधिक उम्र के राजेश कुमार शर्मा ने भारत में अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित करना शुरू कर दिया और सक्रिय रूप से विदेशी निवेश के अवसरों की तलाश करने लगे। वह यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों से पहले से ही काफी परिचित थे और मध्य पूर्व में भी उनका कुछ अनुभव था। लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप, विशेष रूप से मगरेब क्षेत्र, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया उनके लिए अभी भी एक रहस्यमय भूमि थी। एक दिन उन्हें मोरक्को व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह कैसाब्लांका में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल होने का सुझाव था। राजेश कुमार शर्मा के मन में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। शायद एक नई सफलता वही मेरा इंतजार कर रही है, उन्होंने सोचा और तुरंत मोरक्को के लिए उड़ान भरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 15-18 घंटे की विभिन्न उड़ानों के बाद राजेश कुमार शर्मा मोरक्को के कैसाब्लांका हवाई अड्डे पर पहुंचे। गर्म धूप और अपरिचित हवा ने उनका स्वागत किया। वाह, यहाँ की हवा भारत से बिल्कुल अलग है, उन्होंने हंसते हुए स्वयं से बात की। हालांकि उनकी विदेशी भाषा का ज्ञान सीमित था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे साधारण अंग्रेजी और फ्रेंच से काम चला सकते हैं। जैसे ही वे अपने आवास पर पहुंचे, उन्हें स्थानीय व्यापार मेले के आयोजकों का फोन आया। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने व्यापार मेले के बाद कुछ पर्यटन गतिविधियों की व्यवस्था की है, जिसमें सहारा रेगिस्तान की यात्रा भी शामिल है। क्या आप भाग लेने में रुचि रखते हैं? बेशक, राजेश कुमार शर्मा ने उत्साह से उत्तर दिया।
यह एक दुर्लभ अनुभव जैसा लगता है। व्यापार मेले के पहले दिन राजेश कुमार शर्मा विभिन्न स्टॉलों के बीच घूमते रहे और मोरक्को के उद्यमियों से अपना परिचय कराया। वह स्थानीय मसालों और हस्तशिल्प से बहुत प्रभावित हुए और कुछ स्थानीय उद्यमियों ने भी भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की और सक्रिय रूप से उनसे बात की। राजेश कुमार शर्मा का मानना था कि यह देश उनकी कल्पना से भी अधिक खुला और जीवंत था। दोपहर के भोजन के समय राजेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में परोसे गए पारंपरिक मोरक्को व्यंजन जैसे कूसकूस और टैगिन का स्वाद लिया। 30 के दशक की शुरुआत में एक आयोजक लैला नाम की महिला ने राजेश कुमार शर्मा को धारा प्रवाह अंग्रेजी में मार्गदर्शन प्रदान किया। लैला में एक विदेशी सुंदरता थी, लंबे काले बाल और तेज आंखें। पहला प्रभाव यह था कि वह एक बहुत ही आत्मविश्वासी और सुंदर महिला थी। राजेश कुमार शर्मा ने सोचा। लैला भी राजेश कुमार शर्मा की परिपक्व और शांत आभा तथा संयमित आकर्षण से आकर्षित हुई। आप भारत से हैं, मैंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों के बारे में सुना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह मुलाकात उनके 6 महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करने की शुरुआत थी। लैला ने प्रस्ताव दिया, यदि व्यापार मेले के बाद आपके पास समय हो, तो मैं आपको कुछ प्रसिद्ध स्थानों पर ले जाना चाहूंगी। राजेश कुमार शर्मा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। व्यापार मेले के पहले दिन की रात लैला राजेश कुमार शर्मा को कैसाब्लांका तट पर एक स्टाइलिश कैफे में ले गई। ठंडी समुद्री हवा उनके चेहरों पर पड़ रही थी और वे छत पर बैठकर बातें करते हुए पेय का आनंद ले रहे थे। राजेश कुमार शर्मा ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मैंने युवावस्था में अपना व्यवसाय शुरू किया था और अब मुझे कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं कुछ नया खोजने के लिए दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। लैला ने जवाब दिया, यह बहुत अच्छा है। मैं भी बाहरी दुनिया का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं अभी युवा हूँ, उसने कहा। उसकी आंखों में एक लालसा झलक रही थी। उनके बीच उम्र से परे एक संबंध धीरे-धीरे बन रहा था। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि भारतीय संस्कृति जैसे योग और बॉलीवुड दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की है। राजेश कुमार शर्मा ने सोचा, उनके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। लेकिन तब तक यह केवल एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भावना थी। राजेश कुमार शर्मा ने किसी भी रोमांटिक संभावना के बारे में नहीं सोचा था। भले ही लैला 30 के दशक की शुरुआत में थी, फिर भी उनके बीच 30 से अधिक वर्षों का उम्र का अंतर था। हालांकि भाग्य का चक्र धीरे-धीरे घूम रहा था। कुछ दिनों बाद व्यापार मेले के आयोजकों द्वारा आयोजित सहारा रेगिस्तान की यात्रा शुरू हुई। राजेश कुमार शर्मा और अन्य प्रतिभागी बस से सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग के लिए रवाना हुए। उन्होंने मोरक्को के विशाल रेगिस्तानी दृश्यों की प्रशंसा की, यह सोचते हुए कि क्या उन्हें यहाँ नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। एक 20 वर्षीय गाइड का नाम अमल था। वह हिजाब पहने हुए और फैशनेबल ढंग से कपड़े पहने हुए थी और पर्यटकों को हास्यपूर्ण भाषा में घुमा रही थी। राजेश कुमार शर्मा ने उससे पूछा, अमल स्थानीय निवासी यहाँ कैसे रहते हैं? अमल ने अपनी जीवंत आवाज में उन्हें बर्बर लोगों की परंपराओं और जीवन शैली के बारे में बताया। रेगिस्तान के बीच में एक अलाव की रात, तारों भरे रात के आकाश के नीचे अमल और राजेश कुमार शर्मा कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे और उनकी बातचीत धीरे-धीरे गहरी होती गई। अमल ने आह भरकर कहा, मैं एक गाइड के रूप में काम करते हुए
दुनिया भर के लोगों से मिलना चाहती हूँ। लेकिन मेरे माता-पिता थोड़े पारंपरिक हैं और वे मेरे इधर-उधर घूमने को ज़्यादा पसंद नहीं करते। राजेश कुमार शर्मा ने उसे प्रोत्साहित किया। यही तो जवानी का अर्थ है, आपके माता-पिता समझेंगे। मेरे व्यावसायिक अनुभव के अनुसार अंततः सीमाओं को पार करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अमल ने उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया। जब वे एक दूसरे के चुटकुले और चिंताओं को साझा कर रहे थे, तो उन्हें एक दूसरे के प्रति सूक्ष्म आकर्षण महसूस होने लगा। राजेश कुमार शर्मा ने सोचा, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं इन युवा महिलाओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी महसूस हुआ। एक ऐसा एहसास जो उन्होंने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। सहारा रेगिस्तान की यात्रा समाप्त कर कैसाब्लांका लौटने के बाद राजेश कुमार शर्मा को खबर मिली कि मोरक्को में भारतीय दूतावास एक छोटे सांस्कृतिक व्यापारिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन करेगा और उन्हें आमंत्रित किया गया था। वहां उनकी मुलाकात 3 अन्य मोरक्को महिलाओं से हुई, फातिमा, सायरा और आयशा। वे क्रमशः एक फैशन डिजाइनर, एक गैर सरकारी संगठन कार्यकर्ता और एक पारंपरिक भोजन शोधकर्ता थीं, और वे सभी भारत के साथ सहयोग परियोजनाओं की तलाश में थीं। फातिमा ने राजेश कुमार शर्मा से कहा, मैं अपने डिजाइन किए गए कपड़ों को भारतीय बाजार में लाना चाहती हूँ, जो मोरक्को की परंपरा और आधुनिक तत्वों का मिश्रण है। राजेश कुमार शर्मा ने रुचि के साथ सुना। सायरा एक गैर सरकारी संगठन चलाती थी, जो अफ्रीकी क्षेत्र में कमजोर समूहों का समर्थन करता था, और उसने कहा कि वह भारतीय कंपनियों के लिए समाज में योगदान करने के तरीकों की तलाश कर रही है। राजेश कुमार शर्मा ने जवाब दिया, मैं अपने घरेलू व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो गया हूँ और मुझे परोपकार में बहुत रुचि है। आयशा भारत में एक ऐसा रेस्तरां खोलना चाहती थी, जो मोरक्को के पारंपरिक व्यंजनों को संरक्षित कर सके, और उसने आंखें झपकाते हुए कहा, क्या आप ठीक इसमें निवेश कर सकते हैं? राजेश कुमार शर्मा ने इन नई महिलाओं की रुचियों और कहानियों को ध्यान से सुना। वे राजेश कुमार शर्मा एक सफल भारतीय व्यवसायी से आकर्षित थीं, और राजेश कुमार शर्मा भी उनकी महत्वाकांक्षा और उत्साह से प्रभावित थे। राजेश कुमार शर्मा मोरक्को के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते रहे, अन्य व्यावसायिक अवसरों की तलाश में। जब वे मराकेश पहुंचे, तो उनकी मुलाकात 20 के दशक की नादिया से हुई। वह एक होटल के रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी और दुनिया भर से आने वाले मेहमानों का गर्मजोशी और दोस्ताना तरीके से स्वागत करती थी। कई भाषाएं बोल सकती थी। राजेश कुमार शर्मा ने चेक इन करते समय नादिया से कुछ देर बात की और अगले दिन नाश्ते के रेस्तरां में फिर से उनसे मुलाकात हुई। नादिया ने मजाक में कहा, आप अकेले इतनी दूर यहाँ आए हैं। राजेश कुमार शर्मा ने सोचा, क्या मैं बूढ़ा लगता हूँ? और हंसते हुए जवाब दिया, मैं अकेला यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र केवल 60 से अधिक है। नादिया ने कहा, ओह माफ करना, मैंने सोचा कि आपकी उम्र ज्यादा है, लेकिन आपकी मानसिकता बहुत युवा है, और उनकी प्रशंसा की। राजेश कुमार शर्मा को उसकी सीधी बात से कोई आपत्ति नहीं हुई। नादिया ने राजेश कुमार शर्मा को शहर घुमाने की पेशकश की, क्योंकि उसका व्यक्तित्व जीवंत और मिलनसार था। मैं आपको मराकेश के छिपे हुए आकर्षणों को दिखाऊंगी, उसने कहा। राजेश कुमार शर्मा को थोड़ी उलझन हुई। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इस देश की इतनी सारी महिलाओं से ऐसा जुड़ाव होगा, लेकिन उन्होंने उसकी पेशकश को मना नहीं किया। अंततः वे एक साथ शहर में घूमे,
पारंपरिक खुले बाजारों से गुजरे और एक सुखद समय बिताया। अब 6 मोरक्को महिलाएं राजेश कुमार शर्मा के इर्द-गिर्द थीं और उनके बीच कई संयोग हुए। लैला अमल, फातिमा, सायरा, आयशा और नादिया। उनमें से प्रत्येक के लिए प्रेम और स्नेह विभिन्न तरीकों से अंकुरित हुआ। लैला अपनी धारा प्रवाह, अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राजेश कुमार शर्मा के साथ गहन बातचीत करती थी और उन्हें एक उत्कृष्ट गुरु मानती थी। अमल, जो जुनून और रेगिस्तान की स्वतंत्रता की लालसा से भरी एक गाइड थी, राजेश कुमार शर्मा के साथ बातचीत में एक रहस्यमय उत्साह महसूस करती थी। एक फैशन डिजाइनर के रूप में फातिमा राजेश कुमार शर्मा के अनुभव और संभावित व्यावसायिक सहयोग के अवसरों से आकर्षित थी। सायरा एक गैर सरकारी संगठन चलाती थी, जिसने राजेश कुमार शर्मा की परोपकारी भावना को प्रेरित किया और इस प्रक्रिया में एक मानवीय संबंध स्थापित किया। एक खाद्य शोधकर्ता के रूप में आयशा ने राजेश कुमार शर्मा को स्वादिष्ट मोरक्को पारंपरिक व्यंजन परोसे और उन्होंने एक साथ भोजन करते हुए अपने संबंधों को गहरा किया। नादिया एक मजाक करने वाली रिसेप्शनिस्ट राजेश कुमार शर्मा को दादाजी कहती थी, लेकिन उनके आंतरिक आकर्षण से आकर्षित थी। राजेश कुमार शर्मा ने विभिन्न शहरों और विभिन्न अवसरों पर इन महिलाओं से मुलाकात की और धीरे-धीरे उनके जीवन, संस्कृति और चिंताओं में प्रवेश किया। हालांकि यह उनका इरादा नहीं था, लेकिन समय के साथ उनका इन 6 महिलाओं के साथ एक सूक्ष्म भावनात्मक संबंध विकसित हुआ। धीरे-धीरे राजेश कुमार शर्मा ने इन 6 महिलाओं के सामने अपना दिल खोल दिया। क्या एक साथ 6 लोगों से प्यार करना संभव है? उन्होंने सोचा। लेकिन जब उन्होंने उनकी ऊर्जा और जीवन की कहानियों के साथ तालमेल बिठाया, तो उन्होंने अनजाने में गहरे संबंध स्थापित कर लिए। मोरक्को एक मुस्लिम देश है, लेकिन खुलेपन का स्तर क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है। कुछ महिलाएं परंपराओं का सख्ती से पालन करती है, जबकि कुछ अन्य खुले विचारों वाली और पश्चिमीकरण की ओर अधिक झुकी हुई हैं। राजेश कुमार शर्मा ने इन मतभेदों को समझने की कोशिश की। उन्होंने उनसे बातचीत की और उनके व्यक्तित्व के अनुकूल ढल गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने लैला के साथ शाम को डेट की और रेगिस्तानी तारों भरे आकाश के नीचे अमल के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया। उन्होंने फातिमा के साथ फैशन शो की तैयारी में रात भर काम किया और सायरा के साथ गैर सरकारी संगठन का दौरा करते हुए एक दूसरे के जुनून से प्रभावित हुए। आयशा के साथ खाना पकाने की क्लास में उनके बीच कुछ सूक्ष्म शारीरिक संपर्क हुए और राजेश कुमार शर्मा ने नादिया के साथ कैफे में मजाक भी किया। अचानक एक चुंबन हुआ और इस तरह उन्होंने उनमें से प्रत्येक के साथ एक गहरा शारीरिक और भावनात्मक संबंध स्थापित किया। राजेश कुमार शर्मा को अपराध बोध के बजाय इमेंस खुशी महसूस हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया था, लेकिन अपने बुढ़ापे में उन्होंने प्रेम का एक विशाल तूफान अनुभव किया। बेशक यह एक टाइम बम की तरह था, जो कभी भी फट सकता था, लेकिन वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। कुछ महीनों बाद लैला अचानक राजेश कुमार शर्मा के पास आई और हैरान होकर खुलासा किया, मैं गर्भवती हूँ। अस्पताल के परीक्षण के परिणाम बहुत सटीक हैं। राजेश कुमार शर्मा हक्के बक्के रह गए। 60 से अधिक उम्र में फिर से पिता बनना, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लैला ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह भाग्य का लिखा है। राजेश कुमार शर्मा ने फैसला किया कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, मैं हैरान हूं, लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है, तो मुझे उसे संजोना होगा। आपका क्या विचार है? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? उन्होंने सावधानी से पूछा।
लैला ने जवाब दिया, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। हमारे बीच बहुत बड़ा उम्र का अंतर है और आपके आसपास के लोग हैरान होंगे, लेकिन मैं इस बच्चे और आपको चाहती हूँ। केवल यही घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही अमल ने भी खुलासा किया कि वह भी गर्भवती हो सकती है और आयशा सायरा, फातिमा और नादिया के परीक्षण के परिणाम भी सकारात्मक थे। पता चला कि वे छहों गर्भवती थीं। राजेश कुमार शर्मा लगभग बेहोश हो गए। यह कैसे संभव है? छहों गर्भवती हैं। राजेश कुमार शर्मा ने छहों को कैसाब्लांका के एक गुप्त निवास में इकट्ठा किया। वास्तव में यह स्थिति अपने आप में एक नाटक थी। इन 6 मोरक को महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे राजेश कुमार शर्मा के बच्चे की मां बनने वाली थीं और एक दूसरे को जानने के बाद वे हैरान थीं। ओह, तुम भी गर्भवती हो, मैं भी। इस सदमे की स्थिति में वे शायद क्रोध या ईर्ष्या में फट सकती थीं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ी। लैला ने प्रतिनिधियों के रूप में कहा, हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? राजेश जी, क्या आप हम छहों की जिम्मेदारी लेंगे? राजेश कुमार शर्मा पसीना पसीना होकर बोले, मैंने गलती की है, लेकिन मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप मुझे मौका देंगी, तो मैं आप में से हर एक का ख्याल रखूंगा। इन बातों से महिलाएं हैरान थीं, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह शायद संभव हो सकता है, क्योंकि राजेश कुमार शर्मा एक धनी व्यवसायी थे। अंततः उन्होंने फैसला किया कि प्रत्येक महिला स्वयं चुन सकती है कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। लेकिन अगर वे जन्म देना चाहती हैं, तो राजेश कुमार शर्मा उन्हें बच्चों के पालन पोषण में सहायता करेंगे। बैठक में छहों में से किसी ने भी गर्भपात का प्रस्ताव नहीं दिया। लैला ने उनकी ओर से बोलते हुए कहा, हम विभिन्न कारणों से राजेश जी के प्यार में पड़ी हैं और हम बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती। अन्य सभी सहमत थीं। इस पर राजेश कुमार शर्मा आंसू भरकर बोले, धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जल्द ही यह मोरक्को समाज में फैल गया। एक 60 वर्षीय भारतीय व्यक्ति द्वारा 6 मोरक्को महिलाओं को गर्भवती करने की खबर ने एक बड़ी सनसनी पैदा की। यह समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर फैल गया और लोग चर्चा करने लगे, कह रहे थे, यह बहुत हास्यास्पद है या यह इस सदी का घोटाला है। सरकारी एजेंसियां और धार्मिक समुदाय भी व्यस्त हो गए। क्या एक पुरुष का कई महिलाओं के साथ संबंध बनाना और उन्हें गर्भवती करना नैतिक रूप से गलत नहीं है? कई आलोचनात्मक आवाजें भी थीं। दूसरी ओर कुछ उदारवादियों ने बचाव किया। यदि यह उनकी अपनी पसंद है, तो बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। राजेश कुमार शर्मा को भारतीय दूतावास से भी फोन आया। क्या हो रहा है स्थानीय स्तर पर अराजकता है और मुझे चिंता है कि यह भारत की छवि को प्रभावित कर सकता है। यह समस्या को जल्द से जल्द हल करने का समय है। अफवाहें भारत वापस फैल गईं। मीडिया ने इस खबर को कवर करने की होड़ लगाई और उनका परिवार हैरान था। लेकिन गर्भावस्था का तथ्य बदला नहीं जा सकता था। राजेश कुमार शर्मा ने अपनी आधिकारिक स्थिति की घोषणा की, मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और बच्चों के जन्म के बाद उनका पालन पोषण करूंगा। मैं कभी नहीं भागूंगा। 6 महिलाओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, यह हमारी सर्वसम्मत पसंद थी। किसी को भी राजेश जी ने मजबूर नहीं किया था। फिर भी जनमत अब भी बंटा हुआ था। हालांकि छहों की गर्भावस्था की अवधि थोड़ी भिन्न थी।
लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद थी कि वे एक ही समय के आसपास प्रसव करेंगी। राजेश कुमार शर्मा ने एक बड़ा घर किराए पर लेने का प्रस्ताव दिया ताकि सभी एक साथ रह सकें। आइए, हम सभी का एक एक कमरा हो और एक साथ आवश्यक प्रसव पूर्व जांच करें। शुरू में महिलाएं सोच रही थीं, 7 लोग एक घर में, लेकिन राजेश कुमार शर्मा ने उन्हें समझाया, यदि आप एक साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो आप अपने घरों में रह सकती हैं। लेकिन यदि हम एक साथ रहते हैं, तो हम अधिक सुरक्षित और बेहतर तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अंततः 6 में से 5 महिलाएं एक साथ रहने को सहमत हुईं। सायरा ने कहा कि वह अपने परिवार के पास बच्चे को जन्म देगी। हालांकि वे नियमित रूप से मिलने और एक दूसरे का समर्थन करने पर सहमत थीं। इस तरह उन्होंने सामूहिक जीवन शुरू किया। आयशा भोजन के लिए जिम्मेदार थी, अक्सर मोरक्को के पारंपरिक व्यंजन पकाती थी और राजेश कुमार शर्मा एक-एक करके प्रत्येक कमरे का दौरा करते थे। गर्भवती माताओं की स्थिति के बारे में पूछते थे। फातिमा और लैला ने चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर प्रसूति संबंधी नियुक्तियों की व्यवस्था की। अमल और नादिया ने मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की और सभी के तनाव को कम करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि गर्भवती माताओं के बीच बहनचारे की भावना बढ़ने लगी और वे एक दूसरे को असुविधा को कम करने में मदद करती थीं। 6 गर्भवती महिलाएं और राजेश कुमार शर्मा एक घर में रहते थे और उम्मीद के मुताबिक टकराव हुए। राजेश कुमार शर्मा के प्रेम के लिए ईर्ष्या, जीवन शैली में अंतर, पैसे के मुद्दे आदि। उदाहरण के लिए लैला ने शिकायत की, मैं अधिक शानदार जीवन जीना चाहती हूँ। अमल ने कहा, मैं रेगिस्तान में स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हूँ, लेकिन शहर का घर मुझे दमित महसूस कराता है। लेकिन राजेश कुमार शर्मा ने बीच बचाव किया। अब हम एक परिवार हैं। यदि कोई असहज महसूस करता है, तो आपको यह कहना होगा। यदि हम सभी थोड़ा-थोड़ा रास्ता देते हैं, तो हम एक साथ बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इन 6 महिलाओं ने राजेश कुमार शर्मा की बातों को गंभीरता से लिया और अंततः एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। फातिमा ने खुशी-खुशी सभी को सुलह की ओर ले जाया। उन्होंने कहा, हमें अपने जीवन को फिर से डिजाइन करना होगा, जैसे हम फैशन डिजाइन करते हैं। राजेश कुमार शर्मा ने कहा, मैं आर्थिक रूप से आपका समर्थन करूंगा, इसलिए आइए हम प्रसव और बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान दें। बेशक मुझे अभी भी पहले की तरह काम करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी और बच्चों की देखभाल करने के लिए दृढ़ हूं। इन बातों ने सभी को प्रभावित किया और घर का माहौल अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया। चूंकि यह घटना सोशल नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर में फैल गई, विदेशी मीडिया ने भी इसे सनसनीखेज सुर्खियों के साथ कवर किया। मोरक्को में एक भारतीय वृद्ध ने 6 महिलाओं को गर्भवती किया। कई लोगों ने कहा, यह फर्जी खबर तो नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे तथ्यों की पुष्टि हुई, सदमे की भावना भी बढ़ती गई। राजेश कुमार शर्मा ने मीडिया साक्षात्कार से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ पत्रकार उनके घर आए कहानी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। इन 6 महिलाओं ने भी अपनी गोपनीयता की रक्षा करना चाहा, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि दूसरी ओर कुछ लोग इस खबर का उपयोग पर्यटकों को आकर्षित करने और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कर रहे थे। मोरक्को के स्थानीय अधिकारियों ने कहा, यह घटना पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। यह एक अनूठा अंतर्राष्ट्रीय संयोजन है और इसे पर्यटन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। भारत की प्रतिक्रिया भी
मिश्रित थी। शर्मा जी तो कमाल के हैं। हंसी के साथ एक प्रतिक्रिया, यह बहुत अनैतिक है। आलोचनात्मक आवाजें, क्या एक सफल व्यवसायी का विदेश में इतना अनैतिक जीवन जीना उचित है? आदि। दोषारोपण की आवाजें आदि। राजेश कुमार शर्मा का परिवार भी क्रोधित था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीतता गया और महिलाओं के पेट बड़े होते गए। सबसे पहले गर्भवती होने वाली लैला ने सबसे पहले बच्चे को जन्म दिया। अचानक प्रसव पीड़ा के कारण राजेश कुमार शर्मा एम्बुलेंस आने तक उसके साथ रहे। अस्पताल में कई घंटों के प्रयास के बाद लैला ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी स्वस्थ बच्चे के रोने की आवाज से खुश थे और राजेश कुमार शर्मा ने उत्साह से कहा, मैं फिर से पिता बन गया हूं। ती लैला पसीना पसीना होकर रोते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलकर अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण करें। इसके बाद अमल फातिमा, आयशा, नादिया और फिर सायरा ने विभिन्न समयों में एक के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। कुल मिलाकर 6 बच्चे पैदा हुए और राजेश कुमार शर्मा एक साथ 6 बच्चों के पिता बन गए। लिविंग रूम में बच्चों के रोने की आवाज कभी बंद नहीं होती थी और घर में हर जगह बच्चों का सामान ढेर लगा रहता था। शुरू में सब अस्त व्यस्त था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ धीरे धीरे आसान होता गया, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। रात में अमल डायपर बदलती थी, लैला बच्चों को सुलाती थी और लोरी गाती थी। चाहे उन्हें बच्चों के रोने से कितनी भी झुंझलाहट क्यों न हो, उन्हें इस बड़े परिवार का अनुभव गर्मजोशी भरा लगता था। 6 बच्चों के जन्म के साथ जन्म पंजीकरण और राष्ट्रीयता के मुद्दे जटिल हो गए। मोरक्को कानून के अनुसार यदि पिता एक विदेशी है, तो राष्ट्रीयता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और बच्चों की नागरिकता तथा ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के मुद्दे थे। राजेश कुमार शर्मा ने इन प्रशासनिक औपचारिकताओं को संभालने में मदद करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया। उन्होंने इन बच्चों को आधिकारिक तौर पर अपना मानने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भारतीय नागरिकता दिलाने या ओसीआई कार्ड की व्यवस्था करने की योजना बनाई। मोरक्को सरकार भी इस मामले में बहुत रुचि ले रही थी। इसे एक अभूतपूर्व मामला बता रही थी। सौभाग्य से राजनयिक सहयोग के माध्यम से समस्याएं धीरे-धीरे हल होने लगीं। दूसरी ओर, क्योंकि दुनिया की निगाहें यहाँ केंद्रित थीं, कुछ गैर सरकारी संगठनों और प्रगतिशील संगठनों ने एक अभियान शुरू किया, नारा लगाते हुए, यह एक नया पारिवारिक रूप है। आइए हम इसका सम्मान करें और पूर्वाग्रह न रखें। और दूसरी ओर, रूढ़िवादी धार्मिक समूहों ने विरोध किया। क्या यह एक अनैतिक संबंध नहीं है? यह व्यभिचार है। दी बच्चों की 6 माताओं ने एक साक्षात्कार के माध्यम से कहा, हमने एक साथ शादी नहीं की क्योंकि परिस्थितियां विशेष थीं, लेकिन हम राजेश कुमार शर्मा को अपने साझे समझौते से चुने गए साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी को भी मजबूर नहीं किया गया था। यह हमारी स्वतंत्र पसंद थी। हम बच्चों का एक साथ खुशी-खुशी पालन पोषण करने की योजना बना रहे हैं। इस बयान ने और भी बड़ी चर्चा को जन्म दिया। जब बच्चे लगभग 1 या 2 वर्ष के थे, तब एक 6 माताओं और एक पिता का एक बड़ा परिवार वास्तव में आकार ले चुका था। हालांकि औपचारिक विवाह संबंध कागजों पर सुलझाना मुश्किल था, लेकिन वास्तव में वे एक समझौते वाले संबंध से बंधे हुए थे, जैसे कि केवल एक कानूनी पत्नी थी, जबकि अन्य सगाई जैसे रूप में संरक्षित थीं। शुरू में महिलाओं के बीच ईर्ष्या और मामूली संघर्ष अधिक स्पष्ट थे, लेकिन वे धीरे-धीरे समझौता करने लगे और उन्हें एहसास हुआ
कि हम एक सामुदायिक परिवार हैं। जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे और माताएं बच्चों के पालन पोषण के गुर साझा करती थीं, तो संघर्ष धीरे धीरे कम हो गए। राजेश कुमार शर्मा आर्थिक और पालन पोषण सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते थे और प्रत्येक महिला को अपने करियर या सपनों को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन करते थे। उदाहरण के लिए अमल अभी भी समय समय पर रेगिस्तान गाइड के रूप में काम करती थी और फातिमा ने एक फैशन ब्रांड स्थापित किया। सायरा ने अपनी गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों को जारी रखा। लैला आईटी स्टार्टअप्स के साथ सहयोग के अवसरों की तलाश कर रही थी। आयशा ने खाना पकाने की क्लास शुरू की और नादिया आवास उद्योग से संबंधित एक होमस्टे परियोजना विकसित करने की तैयारी कर रही थी। राजेश कुमार शर्मा का धन और अनुभव उनके लिए बहुत मददगार था। यह एक व्यावसायिक साझेदारी जैसा लग सकता है, न कि एक परिवार जैसा, लेकिन वास्तव में उनके संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित थे। बच्चे कई माताओं और एक महान पिता या पिता के साथ बड़े हुए। दूसरी ओर राजेश कुमार शर्मा और भारत में उनके परिवार के संबंध दूर हो गए, जो इस घटना से हैरान थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उन्हें उन्हें भारत की धरती पर कदम रखने की इच्छा हुई। उन्होंने 6 महिलाओं और बच्चों के साथ भारत की एक छोटी यात्रा की योजना बनाई। जब वे भारतीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो सीमा शुल्क अधिकारी हैरान थे। उन्होंने कहा, आपके बच्चे तो वाकई बहुत सारे हैं। राजेश कुमार शर्मा ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, हाँ हाँ, वे सभी मेरे बच्चे हैं। घरेलू मीडिया ने भी इसमें बहुत रुचि ली, लेकिन राजेश कुमार शर्मा केवल चुपचाप अपने परिवार से मिलना चाहते थे। राजेश कुमार शर्मा के रिश्तेदार शुरू में हैरान थे, लेकिन बच्चों के प्यारे चेहरों को देखने के बाद उनका दिल भी पिघल गया। माहौल गर्मजोशी भरा हो गया और सभी ने कहा, वयस्कों के बीच कोई भी समस्या क्यों न हो, बच्चे सुंदर और प्यारे होते हैं। मोरक्को की पत्नियों ने भी साधारण हिंदी में सभी का अभिवादन किया। हालांकि सांस्कृतिक संघर्ष थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच संचार भी अधिक स्वाभाविक हो गया। ये 6 मोरक्को महिलाएं, राजेश कुमार शर्मा और 6 बच्चे एक बड़ा परिवार बनाते थे। पारंपरिक दृष्टिकोण से इस परिवार की संरचना बहुत अद्वितीय थी, लेकिन उन्होंने वास्तविक खुशी महसूस की। बेशक वास्तविक समस्याएं अभी भी मौजूद थीं। जब बच्चे स्कूल जाते थे, तो राष्ट्रीयता के मुद्दे और उनके कई माताओं के होने का तथ्य उन्हें परेशान कर सकता था। उन्हें सामाजिक पूर्वाग्रहों और संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होगी। राजेश कुमार शर्मा ने कहा, आइए हम एक बार फिर कोशिश करें। जीवन में अंतिम अवसर के रूप में आइए हम बच्चों के लिए एक नई दुनिया बनाएं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। महिलाएं भी अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थीं। फातिमा ने अपने फैशन ब्रांड को वैश्विक स्तर पर ले जाया। सायरा ने अपने गैर सरकारी संगठन का विस्तार करने के लिए काम किया, अफ्रीकी बच्चों को शिक्षा प्रदान की। अमल और नादिया, लैला और आयशा सभी ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया और अच्छी मां बनने की पूरी कोशिश की। इस प्रकार एक पूरी तरह से अप्रत्याशित परिवार, या बल्कि कई परिवार, एक नई जीवन शैली जिएंगे, मोरक्को और भारत के बीच यात्रा करते हुए। उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन परिवार के भीतर एक दूसरे का समर्थन करने की शक्ति बहुत बड़ी थी। राजेश कुमार शर्मा के मन में यह सब एक सपने जैसा था। उन्होंने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन केवल काम को जाना, लेकिन 60 के दशक में मेरे पास 6 मोरक्को पत्नियां और बच्चे हैं।
क्या यह एक अविश्वसनीय दृश्य नहीं है? लेकिन उन्होंने इस अजीब वास्तविकता को स्वीकार किया और प्रेम और जिम्मेदारी के साथ कदम दर कदम आगे बढ़े। जब बच्चे बड़े होकर अपनी पहचान के बारे में चिंतित होने लगेंगे, तो वे पूछ सकते हैं, हम भारतीय मोरक्को मिश्रित वंश के हैं। हमारे पिता 60 से अधिक उम्र के हैं और हमारी 6 माताएं हैं। हालांकि राजेश कुमार शर्मा और 6 माताएं मिलकर सलाह करेंगी और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगी, बिना किसी सच्चाई को छिपाए। हम एक विशेष परिवार हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम है। इसके साथ आने वाली चुनौतियां जारी रहेंगी। उन्हें अभी भी कई कठिनाइयों को दूर करना है, जैसे सामाजिक पूर्वाग्रह, कानूनी स्थिति और सांस्कृतिक अंतर। लेकिन जिस क्षण उन्होंने सबसे बड़ी बाधा, पारंपरिक मूल्यों को तोड़ा और एक दूसरे को चुना, उसी क्षण से वे किसी भी कठिनाई को एक साथ दूर करने के लिए तैयार थे। अंत में कैमरा राजेश कुमार शर्मा और 6 महिलाओं और बच्चों को मोरक्को की धूप वाली भूमि पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाता है। वे प्यार से हाथ पकड़े हुए सहारा रेगिस्तान के क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, जीवन में कोई पूर्णतः सही जवाब नहीं है और प्रेम के कई रूप हैं। हम बस ऐसे ही जी रहे हैं। कथावाचक की आवाज हवा में गूंजती है। कुछ वर्षों बाद राजेश कुमार शर्मा 70 के दशक में थे और बच्चे भी 3 या 4 साल के हो गए थे। प्रत्येक माँ अपने रास्ते पर चल रही थी, साथ ही बच्चों को बढ़ते हुए देख रही थी। इसी बीच वे संयुक्त पालन पोषण के माध्यम से एक दूसरे की मदद करती थीं। वे अक्सर मोरक्को और भारत के बीच यात्रा करते थे। कभी-कभी भारतीय ग्रामीण इलाकों के घरों में आकर पहाड़ी गांव के जीवन का अनुभव करते थे और कभी-कभी मोरक्को के बड़े शहरों में रहते थे। बच्चे विभिन्न भाषाओं का मिश्रण बोलते थे, जिससे इस परिवार के लिए एक अनूठी संस्कृति बनती थी। राजेश कुमार शर्मा ने याद किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इतना समृद्ध होगा। अब मैं समझता हूँ कि सफलता केवल धन या स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास कितना प्रेम और परिवार है। 6 महिलाएं भी मुस्कुराते हुए जवाब देती थीं, जब से हम आपसे मिले हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन शुक्र है कि हमें कोई पछतावा नहीं है। बच्चे दौड़ते हुए आए, अपनी माँ और पिता को ढूंढ रहे थे। यह दृश्य एक फिल्म के दृश्य जैसा मार्मिक था। यह बड़ा परिवार, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक शांत और सुखी दिनचर्या जी रहा था। लोगों को प्रेम और आशा का संदेश दे रहा था। उनकी कहानी जारी है। उनका प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। साल दर साल बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते गए। उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और अपनी पहचान के बारे में सवाल उठने लगे। राजेश कुमार शर्मा और 6 माताओं ने मिलकर बच्चों के लिए एक प्रेम और समझ से भरा माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बच्चों के साथ अपने पारिवारिक ढांचे के बारे में ईमानदारी से बात की और जोर दिया कि प्रेम, सम्मान और एकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों का भी पता लगाना शुरू किया। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषाएं सीखीं और भारत तथा मोरक्को के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें धीरे-धीरे अपने परिवार की विशिष्टता का भी एहसास होने लगा और उन्होंने इस विशिष्टता को स्वीकार करना और गले लगाना सीख लिया। इसी बीच राजेश कुमार शर्मा और 6 माताओं को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
उन्हें सामाजिक पूर्वाग्रहों, सांस्कृतिक मतभेदों और कानूनी बाधाओं से निपटना पड़ा। लेकिन वे हमेशा एकजुट रहे, एक दूसरे का समर्थन किया और मिलकर कठिनाइयों को दूर किया। समय के साथ इस असाधारण परिवार को समाज द्वारा धीरे-धीरे स्वीकार किया गया। लोग उनके साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करने लगे और परिवार की विविधता को भी समझने लगे। उनकी कहानी प्रेम, स्वीकृति और एकता का प्रतीक बन गई। एक दिन वृद्ध राजेश कुमार शर्मा अपने घर के बगीचे में बैठे थे, बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। उन्हें असीम खुशी और संतोष महसूस हुआ। उन्हें पता था कि उन्होंने एक असाधारण परिवार बनाया है, एक ऐसा परिवार जो प्रेम और समझ से भरा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने जीवन की यात्रा को याद किया। उन्होंने अपनी युवावस्था के संघर्षों को याद किया, मोरक्को में अपने रोमांच को याद किया और 6 माताओं के साथ अपनी मुलाकातों को याद किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन प्रेम और चमत्कारों से भी भरा था। उन्होंने अपनी आंखें खोली, बच्चों को देखा और उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्हें पता था कि उनका जीवन पूर्ण हो चुका था। कहानी के अंत में कैमरा दूर हो जाता है और मोरक्को की धूप में इस असाधारण परिवार को सामंजस्यपूर्ण और खुशी से रहते हुए दिखाता है। उन्होंने मिलकर एक नया पारिवारिक मॉडल बनाया है, एक ऐसा परिवार जो पारंपरिक धारणाओं से परे है, प्रेम और आशा से भरा है। उनकी कहानी अभी भी जारी है। उनका प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। जैसे-जैसे बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करने लगे, किशोरावस्था की बगावत और आत्म पहचान की भ्रम इस विशेष परिवार में और भी बढ़ गई। हमारा परिवार दूसरों से अलग क्यों है? सबसे बड़ी बेटी लैला पहली माँ के नाम पर ने एक पारिवारिक बैठक में खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। उसकी आवाज में शिकायत थी। मेरे सभी दोस्तों के माता-पिता हैं और हमारी 6 माएँ हैं, एक बूढ़े पिता हैं और वे एक ही देश के भी नहीं हैं। राजेश कुमार शर्मा ने अपने सामने खड़ी इस लंबी और पतली आंखों में संदेह और बेचैनी भरी बेटी को देखा और उनके दिल में कसक उठ गई। उन्होंने लैला का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, लैला बेटा, हर परिवार की अपनी कहानी होती है। हमारा परिवार निश्चित रूप से कुछ खास है, लेकिन खास होने का मतलब बुरा नहीं होता। हमारे पास दूसरों से अधिक प्रेम, अधिक संस्कृति, अधिक संभावनाएं हैं। अन्य बच्चों ने भी अपनी उलझनें व्यक्त की। कुछ को रंग और बाहरी रूप के कारण स्कूल में अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ अपनी सांस्कृतिक जुड़ाव की भावना को लेकर भ्रमित थे, यह नहीं जानते थे कि उन्हें भारत के साथ अधिक पहचान करनी चाहिए या मोरक्को के साथ। राजेश कुमार शर्मा और 6 माताएं जानती थीं कि उन्हें बच्चों को आत्मविश्वास बनाने और आत्म पहचान खोजने में मदद करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने जानबूझकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना शुरू किया ताकि बच्चे भारतीय और मोरक्को की संस्कृति के साथ अधिक संपर्क में आ सकें। उन्होंने एक साथ दिवाली और होली मनाया, भारतीय मिठाइयाँ बनाई, रंगोली सजाई, ताकि बच्चे भारतीय पारंपरिक त्योहारों और रीति-रिवाजों को समझ सकें। उन्होंने एक साथ ईद उल फितर भी मनाया, मोरक्को के व्यंजनों का स्वाद लिया, अरबी सीखी और इस्लामी संस्कृति के आकर्षण का अनुभव किया। फातिमा ने एक कपड़े की दुकान खोली, जिसमें भारतीय रेशम कपड़ों और मोरक्को की कढ़ाई के तत्वों को मिलाया गया था, ताकि बच्चों को बचपन से ही फैशन और सांस्कृतिक एकीकरण में रुचि पैदा हो। सायरा ने अपने परोपकारी कार्य को जारी रखा, बच्चों को गरीब क्षेत्रों के बच्चों की मदद करने के लिए साथ ले गई।
ताकि उन्हें बचपन से ही मूल्य और कृतज्ञता समझ में आए। आयशा ने एक रेस्तरां खोला जिसमें भारतीय और मोरक्को के व्यंजनों का मिश्रण था, ताकि अधिक लोग इन दोनों संस्कृतियों के अनूठे आकर्षण को जान सकें। लैला और अम्ल ने भी अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके बच्चों को विभिन्न सीखने और विकास के अवसर प्रदान किए। राजेश कुमार शर्मा और 6 माताओं की सावधानीपूर्वक देखभाल में बच्चे धीरे-धीरे आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और जिम्मेदार युवा के रूप में बड़े हुए। वे न केवल हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में पारंगत थे, बल्कि भारतीय और मोरक्को की संस्कृति की भी गहरी समझ रखते थे। उन्हें धीरे-धीरे एहसास हुआ कि उनका विशेष परिवार केवल एक बोझ नहीं, बल्कि एक अद्वितीय लाभ भी था। एक दिन राजेश कुमार शर्मा ने एक मीडिया साक्षात्कार में गर्व से कहा, मेरे बच्चे भारतीय मोरक्को सांस्कृतिक आदान प्रदान के दूत हैं। उनके पास एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक अधिक समावेशी मानसिकता है और वे दुनिया में और अधिक सुंदरता ला सकते हैं। वर्ष बीतते गए और राजेश कुमार शर्मा धीरे धीरे बूढ़े होते गए। उन्होंने बच्चों और 6 माताओं के साथ अपने बुढ़ापे का आनंद लिया। वे अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते थे। उन्हें धारा प्रवाह हिंदी और अरबी में बात करते हुए सुनते थे और उनके चेहरे पर हमेशा खुशी की मुस्कान रहती थी। राजेश कुमार शर्मा के निधन के बाद उनके बच्चे और 6 माताएं अलग नहीं हुए, बल्कि और भी कसकर एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर राजेश कुमार शर्मा की संपत्ति और व्यवसाय को विरासत में मिला और भारतीय मोरक्को सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान देना जारी रखा। लैला एक राजनयिक बनी, जिन्होंने भारत और मोरक्को के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर के नाम पर एक विद्वान बने, जिन्होंने भारतीय मोरक्को संस्कृति के एकीकरण पर शोध किया। फातिमा की बेटी अमीना ने अपनी मां की कपड़े की दुकान विरासत में मिली और भारतीय मोरक्को सांस्कृतिक तत्वों को फैशन डिजाइन में एकीकृत किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मान्यता मिली। सायरा का बेटा हसन अपनी मां के परोपकारी कार्य को जारी रखा, गरीब क्षेत्रों के बच्चों की मदद करना जारी रखा, उन्हें शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्रदान की। आयशा की बेटी खादीजा एक शेफ बनी, जिन्होंने भारतीय और मोरक्को की पाक संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया। नादिया का बेटा यासीन एक लेखक बना, जिसने अपनी कलम से इस विशेष परिवार की कहानी बताई, जिसने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। कई वर्षों बाद राजेश कुमार शर्मा का परिवार भारतीय मोरक्को सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी पर फिल्में बनी, उपन्यास लिखे गए और टीवी श्रृंखलाओं में रूपांतरित किया गया, जिसने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि प्रेम सीमाओं, संस्कृतियों और सभी बाधाओं को पार कर सकता है। मोरक्को के सहारा रेगिस्तान में एक नखलिस्तान है और नखलिस्तान में एक भारतीय शैली में बना आंगन है, जिसमें भारत से लाए गए फूल और पेड़ भरे हुए हैं। वह राजेश कुमार शर्मा के परिवार का पैतृक घर है और बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए घर है। जब भी बच्चे यहाँ वापस आते हैं, तो वे राजेश कुमार शर्मा को याद करते हैं, उनकी दयालु मुस्कान को याद करते हैं और उन्हें कही गई प्रेम और ज्ञान से भरी बातों को याद करते हैं। राजेश कुमार शर्मा की कहानी हमेशा जीवित रहेगी, एक किंवदंती बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेम का पीछा करने, मतभेदों को गले लगाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। कहानी के अंत में सहारा रेगिस्तान पर डूबता
सूरज चमकता है, इस प्रेम और आशा से भरे आंगन को रोशन करता है, मानो एक शाश्वत सत्य बता रहा हो। प्रेम ही जीवन की सबसे शक्तिशाली शक्ति है।